हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि वर्ण भाषा की वह न्यूनतम इकाई है जिसके हम कोई खंड नहीं कर सकते हैं। वर्ण के प्रकार की बात किया था तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें हमने जान लिया था कि स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वे सभी स्वर कहलाते हैं। स्वर के विभाजन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था और हमने देखा कि इसको हम 5 आधारों पर बांट सकते हैं। इस प्रकार से हमने स्वर ध्वनियों को कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन को, और ये वर्ण विचार का वीडियो नंबर 3 है और इसे लेकर के आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है अजय कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं व्यंजन वर्ण? तो ये भी वर्ण का एक प्रकार है जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। तो व्यंजन की जब बात करें तो जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठी हुई प्राणवायु मुख में किसी रुकावट या बाधा या किसी संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती है तो वह ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। समानता स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं? व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, यानी वे वर्ण जिन्हें हम स्वर की सहायता से उच्चारित करते हैं वे ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं। इन्हें निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखेंगे हम कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श से तात्पर्य है कि जिससे हम छू सकते हैं, यानी जिन वर्णों को बोलने में हमारी जीभ मुख विवर के किसी न किसी भाग को टच करती है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब लिखा है इसमें कादमो मावसाना स्पर्शा, अर्थात का आदियो माँ अवसाना, मतलब आदियों का मतलब होता है से लेकर के, अवसाना का मतलब होता है तक, अर्थात कह सकते हैं का से लेकर के माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं वे सभी स्पर्श ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे लिखा हुआ है कि अर्थात का से लेकर के माँ तक के सभी व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनको 5 वर्गों में भी लिखा जा सकता है, अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, इसके बाद है टा वर्ग, ता वर्ग, फिर पा वर्ग, और सभी वर्गों में 5-5 वर्ण है। का वर्ग में का से लेकर के अंगा तक है, चा वर्ग में चा से लेकर के इया तक है, टा वर्ग में टा से लेकर के अड़ा तक है, ता वर्ग में है ता से लेकर के ना तक, और पा वर्ग में है पा से लेकर के मा तक। अब इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? तो आप देख पा रहे होंगे कि का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, यानी 5 वर्ण इधर हो जाते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब अगर आप लंबवत लेंगे तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह भी कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये एक वर्ग का रूप धारण करता है। अतः हम कह देंगे क्या कि ये सभी स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की जब बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन की जब बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, और वो हैं सा, सा, सा और हा। ठीक है, अब देख होते हैं छा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और श्रा, और इन्हें संयुक्त वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर में 2 स्वरों से मिलकर के बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और 2 व्यंजनों से मिलकर के बनने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहलाएंगे। तो इसके अंतर्गत छा, छत्री आता है, त्रा, त्रिशूल आता है, ज्ञा, ज्ञानी आता है और श्रा आता है। का किससे मिलकर के बना होता है? तो का मिलकर के बना होता है का, क और स से मिलकर के बना होता है। त्रा किससे मिलकर बना होता है? त, र और आ से मिलकर के बना होता है। ज्ञा, ज्ञानी ज, इया और आ से मिलकर के बना होता है। वहीं श्रा की बात करें तो स, और कौन सा सा है ये? तो ये है आपका तालव्य सकार, और तालव्य सकार के अलावा र और अ।
ठीक है। अब ये लास्ट में स्वर वर्ण क्यों आते हैं? क्योंकि हम किसी भी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। आप कोई भी व्यंजन लीजिएगा, उससे उच्चारण करने के लिए हमें स्वर ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ेगी। जो अंत में ध्वनि निकलेगी वो स्वर की निकलेगी। चाहे आप का कहो तो आ निकलेगा, चाहे आप पा कहो तब भी आ निकलेगा। इस प्रकार से हम व्यंजन ध्वनियों को स्वर ध्वनियों की सहायता से ही उच्चारित कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनियों को वर्गीकरण की बात करें तो यह मुख्यतः दो आधारों पर विभाजित किए जा सकते हैं। कौन से आधार हैं वो? उच्चारण के स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। चलिए अब देखेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है, अतः वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए इन उच्चारण स्थानों को निम्न सूत्रों के माध्यम से जाना जा सकता है। अब कैसे कह सकते हैं? यानी हम किसी भी व्यंजन को बोलते हैं तो वायु मुख विवर के किसी न किसी भाग से टकराती है। इसी के अलावा हमारी जीभ मुख विवर के किस हिस्से को टच करती है, इस आधार पर जिस हिस्से को टच करेगी वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। ठीक है। तो जैसे का, अब उच्चारण स्थान में हम देखते हैं कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से ये कुछ उच्चारण स्थान हैं। तो हम देखेंगे कि कंठ किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है अकुह विसर्जया नाम कंठा, अर्थात अ, बड़ा अ, का वर्ग, ह और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है। अब देखेंगे दूसरा तालु। तालु किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? तो इसको देखते हैं कि इच्चु यसा नाम तालु, मतलब लघु ई, दीर्घ ई, चा वर्ग या सा वर्ण, ये सभी इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी ये सभी तालव्य वर्ण हो जाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम अगला उच्चारण स्थान। अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी मूर्धा जिनका उच्चारण स्थान है उन सभी वर्णों को क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कह देते हैं। और इसका सूत्र है ऋटुर्षाणाम मूर्धा, अर्थात री टा वर्ग, री टा वर्ग, रा और सा, इसी को जो आपका खटकोण वाला सा होता है वो मूर्धन्य सकार होता है। ठीक है। यानी आपके तीन सा होते हैं। एक होता है आपका सलजम वाला जिसे हम तालव्य सकार कहते हैं, एक होता है आपका मूर्धन्य सकार, ठीक है, यानी खटकोण वाला, इसे हम मूर्धन्य सकार कहते हैं, और एक होता है आपका सपेरा वाला जिसे हम दंत सकार कह देते हैं। यानी एक तालव्य सकार, एक आपका मूर्धन्य सकार और तीसरा है आपका दंत सकार। ठीक है। इस प्रकार से इन तीनों सकारों को हम अलग अलग उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजित कर लेते हैं और ये सभी अलग अलग सकार हो जाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम कि दंत सकार क्या होते हैं। तो दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं? लृ तुलसा नाम दंता, अर्थात लृ टा वर्ग पूरा, ता वर्ग, ला और सा वर्ण, ये सभी क्या होते हैं? दंत वर्ण होते हैं, या इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है। आप जब इनका उच्चारण करोगे तो जीभ दांत को टच करेगी, यानी आप मूर्धा को देखोगे और फिर इसके बाद दांत को देखोगे तो ता, था, दा, धा, तो आप अगर इसका उच्चारण करते हैं इन वर्णों का तो आप पाओगे कि ये दांतों को टच करेंगे। ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रकार क्या है कि ओष्ठ। ओष्ठ यानी ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? तो उपु पद्मिया नाम ओष्ठव, अर्थात उ, पा वर्ग, ये सभी क्या होते हैं? ओष्ठ वर्ण होते हैं। ठीक है। पा, फा, बा, भा, मा, उ, दीर्घ उ, इन वर्णों को बोलने में हमारे होष्ठ को टच करती है, यानी होष्ठ से जाकर के वायु टकराती है, तो इन वर्णों को क्या कह देते हैं? ओष्ठ वर्ण कह देते हैं। ठीक है। अब नासिका वर्ण कौन से होते हैं? तो नासिका वर्ण यानी नासिक वर्ण की बात करने तो ई मंगला नाम नासिका, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण हम कहेंगे कि नासिका वर्ण होते हैं। इसमें नोट लिखा भी हुआ है कि प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, अर्थात ये वर्ण अपने मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ ही नासिका से भी उच्चारित होते हैं। दोनों में से किसी एक का चयन करने पर नासिका का चुनाव सही माना जाता है। ठीक है। यानी जब कभी दोनों ऑप्शन दे दिया जाए, कंठा की नासिका, तब आप वहाँ पे नासिका को प्रायोरिटी दोगे, नासिका को ही मानोगे सही कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक वर्ण होता है।
ठीक है। अब देखेंगे अगला उच्चारण स्थान, और अगला उच्चारण स्थान में है बेटा कंठ तालु। अब कंठ तालु यानी कंठ तालब वर्ण, ए दैटो कंठ तालु यानी ए और आए दो ही ऐसे वर्ण हैं जो कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कंठ ओष्ठा यानी ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और आओ दो ऐसे वर्ण हैं जो कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, तो हम इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कह देते हैं। अब दंतोष्ठ वर्ण कौन से हैं जो दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, तो वकारस्य दंतोष्ठ अर्थात वह वर्ण ही एक ऐसा वर्ण है जिन्हें हम दांत और ओष्ठ की सहायता से बोल सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्णों को कुछ इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि कंठ वर्ण, का वर्ग सभी आ जाते हैं, फिर तालब वर्ण में आपके आ जाते हैं चा वर्ग सभी आ जाता है, और इसके बाद आपका मूर्धन वर्ण होते हैं, मूर्धन वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं आपके टा वर्ग पूरे, और फिर इसके बाद आ जाता है आपका दंत वर्ग, और दंत वर्ग में आपके आ जाते हैं क्या, ता वर्ग यानी ता था दा धा ना, और फिर इसके आ जाते हैं आपके ओष्ठ वर्ण, और ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत हमने जाना था कि उपपदमिया नाम ओष्ठा यानी उ और पा वर्ग आ जाते हैं। फिर हमने देखा था कि नासिक में प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण होता है। फिर हमने देखा था कंठ तालु, और कंठ तालु के अंतर्गत आते हैं ए आए। फिर हमने देखा था कंठोष्ठ, कंठोष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं ओ और आओ। फिर आपका आ जाता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ के अंतर्गत आ जाता है वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात वह वर्ण आ जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हमने व्यंजन को आज जाना कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और हमने जाना व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श वर्ण, फिर अंतस्थ वर्ण, फिर स्पर्श वर्ण। हम इन्हें अगर विभाजित करें अलग अलग आधार पर तो मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक उच्चारण या उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है आपका प्रयत्न के आधार पर, जिसमें हमने जान लिया आज उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। और आज इतना ही दोस्तों, फिर इसका अगला वीडियो हम प्रयत्न के आधार पर कर पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का प्रत्येक वीडियो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।